हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज आप फोर्थ लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैं आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी पूरी करा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको हर एस्पेक्ट से एक एमसीक्यू कम से कम 10 एस्पेक्ट से बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा, जिसके ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, तीनों लेक्चर की लिंक दी हुई है। पहले फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, देन आफ्टर फोर्थ लेक्चर पे आइए। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। बेल आइकन जरूर दबा लेना। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है वो कहां से लिया है, बोरो किया है, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। तो प्रियम्बल हमने बोरो किया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रियम्बल हमने बोरो किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। बट इसमें एक और कहानी है, याद रखना, मैं आपको बताता हूं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रियम्बल कहां से बोरो करा है तो अमेरिका लगा जाना। क्या लगा जाना? अमेरिका। इसका आंसर लगाना यूएसए। क्लियर। बट आपसे पूछ रहे कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहां से बोरो करी है। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है, तो आपको लगा के आना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है, याद रखना। चलते अपन आगे। द कंसेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम। देखो आपको मालूम है, आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में आपको एक लाइन मिलेगी जो कि हम बोलते हैं आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्लॉज 1, जिसमें मिलेगा आपको इंडिया दैट इज भारत शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर। याद रखोगे, ऐसा आपको लिखा मिलेगा। तो यही पूछ रहा है कि बताइए ऐसा लिखा हुआ हमने कहां से बोरो किया है। तो हम देखो, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है अधिकतर हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बोरो करे हैं। बट हमने क्या किया है, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको चेंजेस कर दिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही कंट्री के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी कर लिए, ऐसा नहीं है। हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन देखे और उनको देखा कि किस पार्ट को इंडिया में सुटेबल करेगा। तो बी.आर. अंबेडकर साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानता हूं मैं, क्योंकि इसको ब्रेक करने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। क्लियर। तो देखो क्या है कि ये अपने कॉपी क्या है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से, जो कि 1867 में आया था। क्या? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से हमने कॉपी किया है, जो कि 1867 में आया था। चलते अपन आगे। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। देखो आप देखना एक चीज, आप ब्रिटेन में जाओगे तो आपको वहां सुप्रीम मिलेगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को सुप्रीम बोला जाता है। क्लियर। बट हमारे इंडिया में सुप्रीम क्या है? सुप्रीम हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना है, ना कि पार्लियामेंट को सुप्रीम माना है। लाइक करते चलिए, मैं देख रहा हूं लोग बाग वीडियो देख रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक जरूर करिए। चलते अपन आगे। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखो अब जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात चल रही है। क्या? जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात चल रही है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? देखो आपको मालूम है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे पार्ट है। इवन इट इंक्लूड अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है सर? देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको किसी की भी ताकत नहीं है इसको ब्रेक करने की। और ये कब आया था? ये आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और किसके? केशरवर्मन भारती केस में हुआ था ये केस। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था कि इनको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। अगर इनको ब्रेक कर लिया तो आपने रूट को ब्रेक कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे मानिए किसी भी लेजिस्लेटिव
या एग्जीक्यूटिव ने कोई बिल निकाला और ये करता है वॉलेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, अब इसकी पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई। अब सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी, क्या करेगी? जुडिशियल रिव्यू करेगी, उसका रिव्यू करेगी। अगर हाँ इट इज नॉट ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको वी कैन से लीगल कर देगी, हाँ ठीक है। अगर वो ब्रेक करता है, वॉयलेट करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो अल्ट्रा वायरस, नल और वर्ड बोल दिया जाएगा और उसको बोल दिया, टर्मिनोलॉजी दे दी जाएगी अनकॉन्स्टिट्यूशन। खत्म करिए अनकॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपको याद होगा अभी करंट में बात चल रही है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये क्या है? ये 2014 में गवर्नमेंट ने बिल निकाला था कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की या जितने भी हाई कोर्ट के जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी कॉलेजियम सिस्टम में, और आधे गवर्नमेंट आधे जजेस। क्योंकि अभी होता है कि जजेस अपॉइंट करते हैं जज को, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं आधे हम भी इन्वॉल्व होंगे। बट इसको क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, बोल दिया कि ये जुडिशियल रिव्यू के मतलब जुडिशियल रिव्यू लेके इसको अनकंसिडर बोल दिया कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। जुडिशियल को इंडिपेंडेंस रहने दो। क्लियर? तो अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंट रहेंगे तो डेफिनेटली इट लीड टू वी कैन से फेयर एंड फ्री एंड फेयर वर्किंग। क्लियर? चलते बनाएंगे। तो ये जुडिशियल रिव्यू लिया है हमने यूएसए से। कहां से? अमेरिका से। द फेडरेशन ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखो फेडरल सिस्टम क्या होता है पहले समझते हैं। व्हाट इज फेडरल सिस्टम? देखो फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम का मतलब है इक्वल पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्या है? इक्वल पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्लियर? और फेडरल सिस्टम को हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सेम पावर डिवोल्यूशन टू द स्टेट बाय द सेंटर। क्लियर? अब ये इक्वल पावर ठीक है, हमारे इंडिया में इक्वल नहीं है। देखो हमारे इंडिया में कई सारे लोगों ने बोला कि इट इज अ क्वाजी फेडरल। हमारा इंडिया जो है क्वाजी फेडरल है, और हमारा यूएसए में देखो प्रॉपर फेडरल है, सेम पावर है, स्टेट को भी बराबर बोलने का हक है। यूनियन कभी भी जिंदगी मतलब कभी भी लाइफ में इतनी पावरफुल नहीं हो सकती, बट इंडिया में पावरफुल हो सकते हैं कई सारे केस में। जब इमरजेंसी लग जाएगी और ज़्यादा पावर दिए किसको? वी कैन से यूनियन को ज़्यादा पावर दिया एज कंपेयर टू द स्टेट। और ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा कंट्री से। कनाडा में ऐसा ही है कि यूनिटरी गवर्नमेंट, कभी कभी यूनिटरी पावर भी आ जाती है, फेडरल पावर के अलावा भी यूनिटरी पावर भी आ जाती है। समझे? सम टाइम यूनिटरी पावर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन इंडिया एज वेल एज कनाडा टू कंट्रोल ओवर द स्टेट, बिकॉज सम ऑफ स्टेट आर डूइंग विच आर अगेंस्ट द यूनियन डिसीजन। क्लियर? चलते बनाएंगे। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज। देखो क्या है कि अब जब पूछ रहा है कि बताइए कि एक ऑप्शन बता दीजिए जिसमें डिफरेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट। अब देखो क्या है कि देखो दोनों में रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। डेफिनेटली रियल माने कौन होता है? पीएम। और नॉमिनल माने कौन? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। और ब्रिटेन में बोला जाता है जो किंग होता है। क्लियर? किंग। डेफिनेटली ये सही है। क्लियर? ये गलत नहीं हो सकता। अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द हाउस, टू द पार्लियामेंट। क्लियर? देन आफ्टर बाई कैमरल लेजिस्लेचर, डेफिनेटली हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, और ब्रिटेन में क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। क्लियर? ये भी सही है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हाँ ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू है बट ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं है। और जुडिशियल रिव्यू आपको जानना है तो आपको मैंने अभी प्रीवियस समझाया था क्या होता है जुडिशियल रिव्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, अरे यार इंडिया और यूएसए में है क्लियर जुडिशियल रिव्यू, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। देखो अब ये पूछ रहा है कि इंडिया और अमेरिका के फेडरल सिस्टम में क्या क्या कॉमन है। अब देखो मैं बताता हूं, देखो सिंगल सिटीजनशिप डे कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है? कि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप तो है बट अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट की सिटीजनशिप अलग मिलती है और यूनियन की सिटीजनशिप अलग मिलती है, तो ये गलत हो गया क्लियर। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली हमारे इंडिया में 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हैं, पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, बट यूएसए में ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। देन आफ्टर डुअल जुडिशियल सिस्टम, ये तो दोनों में ही नहीं है क्लियर। डुअल जुडिशियल सिस्टम क्या है कि यूएसए के अंदर जो सिंगल जुडिशियल सिस्टम है क्या है कि यूनियन के लिए अलग और स्टेट के लिए अलग, तो क्या है डेफिनेटली ये भी गलत हो गया। देन आफ्टर फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली ये सही है। यहां पर क्या है, फेडरल कोर्ट बोला जाता है यूएसए में और हमारे इंडिया में उसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, तो फेडरल कोर्ट के रियल प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया, तो ये सही है। कौन सा? ये सही है। चलते बनाएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न बाय, कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, देखो मैंने अभी बताया कि 7th शेड्यूल देखना, हमारे इंडिया में कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल मेरे अभी फिसल गई 13 शेड्यूल, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था जब 13 शेड्यूल थे क्लियर, जब 3rd रीडिंग स्टार्ट हुई थी, याद रखना। तो 7th शेड्यूल में क्या है, 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट कौन कौन सी, सबसे पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखो इसके अंदर यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट होंगे उस पर कानून सिर्फ ओनली यूनियन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे इस पर सिर्फ ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी, कानून यो लॉ बनाएगी। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें जितने भी सब्जेक्ट होंगे इस पर स्टेट एंड यूनियन दोनों मिलके लॉ बनाएंगी कॉन्करेंट लिस्ट में। और इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, इनिशियल 47 थे बट अब एनहांस हो गए, 52 सब्जेक्ट हो गए इसके अंदर। कितने? 52 सब्जेक्ट, याद रखना। चलते बनाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो ये लिया हमने आयरलैंड से। कहां से? डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से क्लियर। डीपीएसपी, अब ये क्या है डीपीएसपी, तो देखना आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 में देखना तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिखेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये स्टेट को गाइड करती है कि आपको वेलफेयर कैसे देना है लोगों को। अगर आप कोई भी स्कीम, कोई भी लॉ निकालते हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, देन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू लुक आफ्टर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। याद रखोगे तभी आप वेलफेयर दे पाओगे लोगों को। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, क्या है? फंडामेंटल राइट में आप कोर्ट में जा सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट है क्लियर, और इसके अंदर हमें नहीं है। क्या? इसके अंदर नहीं जा सकते क्लियर। चलते अपन आगे। in giving representation to talent, experience and service in the composition of council of state, the constitution maker of India were influenced by the example of। देखो क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताइए जो इंडिया में राज्यसभा है, अब उसमें कौन जाते हैं? जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, जिनको बड़ा ही एक्सपीरियंस होता है पॉलिटिकल नेचर का, तो वो लोग जाते हैं राज्यसभा के अंदर। तो इस चीज को हमने कॉपी कहां से किया है? इस चीज को कॉपी किया है हमने इरिस रिपब्लिक से। कहां से? इरिस रिपब्लिक से। याद रखोगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली है। तो देखो फंडामेंटल ड्यूटी हमने जहां से ली है ना, वहां पर कमजोर है फंडामेंटल ड्यूटी, बट हमारे इंडिया में स्ट्रॉन्ग है। देखो फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुई थी? आप जानते हो कि 1976 में ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से,
और इसके लिए कौन सी कमेटी बनी थी, याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। और कितनी है फंडामेंटल ड्यूटी, 11 है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है याद, पहले 10 थी, एक और बढ़ गई, वो एजुकेशन वाली, ठीक है। तो बच्चों को एजुकेशन देना है। तो ये क्या है, ये लिया है हमने रशिया से, रशिया यूएसएसआर, कहाँ से, यूएसएसआर से, पर यहां पर कमजोर है, हमारे इंडिया में स्ट्रॉन्ग है, चलते बनाएंगे। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट हैज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया है, याद रखना, ये तो सबको पता है, इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। और आर्टिकल आता है, कहाँ है आर्टिकल, 12 टू कितना 35, कितने 12 टू 35 आर्टिकल। और कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3, याद रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इज एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, रिपीट हो गया, अमेरिका है इसका आंसर। द ट्रेडिशनल रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखो सबसे पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये वही कंट्री है जिसने सबसे पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट दिया था, और वो है अमेरिका। याद रखना हमारे इंडिया में भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना हमारे इंडिया में भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सर ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना, दैट इज ऑल्सो अ इंपोर्टेंट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। देखो मैं पूरी पॉलिटी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, सिर्फ एमसीक्यू से आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग पे नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। आप क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, आप तो बस देखो, एंजॉय करो और पढ़ाई करो। बिल्कुल भी मिलते हैं हम 5th लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।